नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरीदा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। नाबालिगा से दुष्कर्म के दोषी युवक को पोक्सो अदालत में सुनाई 20 साल की सजा। दूषित पेयजल सप्लाई के विरोध में वार्ड 54 के बाशिंदों ने पीएचडी कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। नकली बीटी कॉटन से खराब हुई फसलों का सर्वे करवाकर मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष किसानों ने किया प्रदर्शन। राजस्थान राज्य ओबीसी वित्त आयोग अध्यक्ष सर्किट हाउस में मीडिया से हुए रूबरू, विभाग की उपलब्धियों से मीडिया को करवाया अवगत। रोडवेज से सेवानिवृत्त चालक परिचालकों ने ओवरटाइम वीकली रेस्ट की बकाया चल रही राशि के भुगतान की मांग को लेकर आगार प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश श्री मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी व्यक्ति को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। उसे 1,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए गए हैं। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की। प्रकरण के अनुसार संग्रिया थाना क्षेत्र की 16 साल से कम आयु की पीड़िता व उसके परिजन पीड़िता के भाई का रिश्ता लेकर लूनकरसर गए थे। वहाँ पर पीड़िता को आरोपी मंजूर उर्फ संजय निवासी लूनकरसर जिला बीकानेर मिला। इसके बाद से मंजूर उर्फ संजय बहला फुसलाकर पीड़िता से मोबाइल फोन पर बात करने लगा। एक दिन आरोपी मंजूर उर्फ संजय ने पीड़िता को नींद की गोलियां लाकर दी और उसे धमकी दी कि अगर उसने अपने परिवार वालों को दूध में मिलाकर नींद की गोलियां नहीं खिलाई तो वह उसके साथ फोन पर हुई बातचीत नेट पर वायरल कर देगा। पीड़िता ने आरोपी के बेखामे में आकर नींद की गोलियां मिला दूध पिला दिया। इसका फायदा उठाकर आरोपी ने पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया। फिर एक दिन आरोपी मंजूर उर्फ संजय पीड़िता को लूनकरसर ले गया और वहाँ भी उसके साथ दुष्कर्म किया। संग्रिया पुलिस ने 31 मार्च 2018 को मुकदमा दर्ज किया। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाह पेश किए तथा 28 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी मंजूर को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा से दंडित किया। आज सरकार बनाम मंजूर उर्फ संजय में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। पीड़िता के परिवार वाले पीड़िता के भाई का रिश्ता लेकर लूणकरण गए थे। वहाँ पर ये मुलजिम उसके पीड़िता के पीछे पड़ गया। वह उससे फ़ोन पर बहला फुसलाकर बातचीत करने लगा और फिर उसे पीड़िता को धमकी देने लगा कि मैं तेरी जो फ़ोन पर बातचीत हुई है वो उसका वायरल कर दूंगा अगर तूने अपने घर वालों को नींद की गोलियां नहीं दी तो। फिर पीड़िता ने उसके बहकावे में आकर घर वालों को नींद की गोलियाँ दे दी, जिसका फ़ायदा उठाकर मुलजिम ने 4-5 बार उसके साथ बलात्कार किया। फिर उसे एक दिन लूणकरसर ले गया, वहाँ ले जाकर भी उसके साथ बलात्कार किया। इसमें पुलिस ने मुलजिम के विरुद्ध चालान पेश किया। अभियोजन ने 9 गवाह पेश किए, 28 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें जो विभिन्न धाराओं में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश ने सजा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 363 के तहत 3 वर्ष की सजा, 5,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 366 में 7 वर्ष की सजा, 50,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 450 में 7 वर्ष की सजा, 50,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 376(2)I, 376(2)N IPC व 5L/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष की सजा, 50,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। कुल जुर्माना 1,10,000 रुपये लगाया गया। वार्ड संख्या 54 में हो रहे दूषित पेयजल सप्लाई के खिलाफ वार्ड वासियों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। जंक्शन के वार्ड 54 सुरेशिया की कच्ची बस्ती में पिछले कुछ दिनों से बदबूदार व सीवरेज युक्त पानी की सप्लाई की जा रही है। दूषित पानी पीने से बस्ती में रहने वाले नागरिकों में बीमारियां फैल रही हैं। शुद्ध पानी की सप्लाई करवा समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर वार्ड 54 के बाशिंदों ने सोमवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वार्डवासी कार्यालय में पहुंचे तो सहायक अभियंता की कुर्सी खाली मिली। इस पर वार्डवासियों ने कुर्सी पर ज्ञापन में घरों में पहुंच रहे दूषित पानी से भरी बोतलें रख दी और नारेबाजी की। कुछ देर बाद सहायक अभियंता मौके पर पहुंचे तो वार्डवासियों ने ज्ञापन सौंप समस्या के समाधान की मांग की। वार्डवासियों के अनुसार वार्ड 54 सुरेशिया की कच्ची बस्ती में बदबूदार व सीवरेज का गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। इस पानी को पीने से पीलिया सहित अन्य बीमारियों की शिकायतें हो रही हैं। इसके खिलाफ वार्डवासियों में पीएचडी के खिलाफ रोष है। उन्होंने इस संदर्भ में उचित कार्रवाई कर शीघ्र समस्या का समाधान करने की मांग की। सहायक अभियंता ने मंगलवार तक समस्या का समाधान करवाने के लिए आश्वस्त किया। इस मौके पर रविंदर सोनी, ज्ञान सिंह, टेकचंद भाट, गुरदयाल, राम कुमार, संदीप, विशाल, जंटा सिंह, देवान चंद, ओम प्रकाश, विमला देवी, शकुंतला देवी, सुमन, रेखा सहित कई वार्डवासी मौजूद रहे।
वार्ड नंबर 54 के निवासी हैं और हमारे वार्ड के अंदर पिछले लगभग 15 से 20 दिन से ये जो सीवरेज कनेक्ट पानी आ रहा है उसके ज्ञापन देने हम यहाँ अभियंता ऑफिस में आए थे और जो कि हमें वहाँ अवेलेबल नहीं मिले और हमने और हमारे वार्डवासी ने जब यहाँ पे कुछ नारेबाजी की तब वो इधर उधर बैठे थे, वो तुरंत आ गए और उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया है और ज्ञापन लेके और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आज की तारीख में 1-2 दिन में हम आपका इस समस्या का निवारण कर देंगे। लगभग 15 से 20 दिन से प्योर गंदा पानी आ रहा था, सीवरेज का पानी आ रहा है। 10 से 15 दिन में हमारे वार्ड में बहुत गंदा पानी आ रहा है, सीवरेज मिक्स, जो कि पीने लायक ना ही नहाने लायक है। तो हम अभियंता ऑफिस में आए थे, जल दाय विभाग अभियंता में, वहाँ पे हमें जाके आज ज्ञापन सौंपा और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आज शाम तक आपका काम हो जाएगा। नरमा की फसल में गुलाबी सुंडी से हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर आज कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली कंपनियां मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरमा की फसल में गुलाबी सुंडी से हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देने व बीज पेस्टिसाइड्स कंपनियों पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने सहित अन्य मांगों को लेकर किसानों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले धरना स्थल पर हुई सभा में किसानों ने कहा कि पहले समय पर राजस्थान कैनाल को पानी न देने की वजह से फसलें कमजोर पैदा हुई, फिर कांग्रेस भाजपा की सरकारों ने मिलकर नाली घगर बेल्ट का पानी पाकिस्तान भेज दिया। बीज कंपनियों ने बीटी बीज के नाम पर घटिया बीज किसानों को उपलब्ध करवाया। इसका नतीजा यह निकला कि आज क्षेत्र की नरमा की फसल गुलाबी सुंडी ने तबाह कर दी है। इससे नरमे की पैदावार प्रभावित हुई है, वह नरमे की फसल भी मंडी में बिकने लायक नहीं रही है। उन्होंने मांग की कि स्पेशल गिरदावरी करवाकर बीज और पेस्टिसाइड्स कंपनियों से किसान को मुआवजा दिलवाया जाए। किसान नेता सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि भारतमाला पीड़ित किसान लगातार 4 साल तक आंदोलनरत रहे और धरना लगाकर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष डटे रहे, लेकिन किसानों को आज भी मांग अनुसार बाजार भाव से मुआवजा नहीं मिला है। अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, घोषणा पत्र में राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने भारतमाला के मुआवजे को रिवाइज नहीं किया है। अभी भी सरकार के पास समय है, अन्यथा इलाके का किसान इन चुनाव में वर्तमान कांग्रेस का डटकर विरोध करेगा। इस मौके पर रामेश्वर वर्मा, बीरबल दास, बहादुर सिंह, उग्रसेन बहादुर, मनीराम चाहर, राजेंद्र बहादुर, दिलीप वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हमने अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर से ये धरना दिया है, जिसमें बिजली कटौती जो लगातार हो रही है, क्योंकि नहरों में पानी नहीं था, पानी नहीं होने की वजह से फसलें कमजोर रही। सही समय पर राजस्थान कैनाल को पानी नहीं दिया गया, पूरा पानी नाली बेल्ट का, गगर बेल्ट का सारा पानी पाकिस्तान भेज दिया सरकारों ने, दोनों ने मिलकर, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने। मैं दोनों को दोषी मानता हूँ, एक को दोषी नहीं मानता। और जहाँ अभी जैसे बीज आया, बीज बीटी बीज दिया उन्होंने, बीटी बीज का ये ओरिजिनल बीटी बीज है, लेकिन नॉन बीटी बीज था और इसके अंदर डिंडों के अंदर हमने जिंदगी में पहली बार, मेरी 50 साल की उम्र में, मैं किसान का बेटा हूँ और किसानी करता हूँ, मैंने पहली बार देखा है कि अंदर कोई चीज़ बंद हो, पैक हो, उसके अंदर लट चली जाए, ये पहली बार देखा है। गुलाबी सुंडी उसके अंदर से गई, उसको कीटनाशक पूरी तरह काट दिया, वो शहर के अंदर 2-2 कुंटल लगेगा तो बिकेगा नहीं। एक तो हमारी ये मांग है कि स्पेशल गिरदावरी करके इसको तुरंत प्रभाव से किसान को बीज कंपनी से और पेस्टिसाइड से मुआवजा दिलाया जाए, नंबर 1। दूसरे, जो भारतमाला पीड़ित लोग हैं, हम लगातार आंदोलनरत रहे 3-4 साल, आपने भी देखा, आपके मीडिया का बहुत सहयोग रहा, आपने भी देखा कि हम 4 साल लगातार यहाँ बैठे रहे, लेकिन आज भी मुआवजा बाजार के भाव से नहीं मिला। अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में मैनिफेस्टो में कह रहे हैं हम किसान का ये करेंगे, भला करेंगे, वो करेंगे। हम कह रहे हैं राजस्थान सरकार रिवाइज करना था भारतमाला के मुआवजे को, उन्होंने रिवाइज नहीं किया। अभी भी कह रहे हैं समय है चुनावों का, किसान नहीं तो कांग्रेस का पूरा डट के विरोध करेगा। अगर रिवाइज कर दे तो आज भी हमें 13-14 लाख रुपए किले के मिल सकते हैं, हमारी भरपूरी हो सकती है, क्योंकि 4.5 लाख ही दिए सरकार ने मेरेट। इसलिए ये हमारी एक मांग है। तीसरी हमारी मांग है रिको क्षेत्र के अंदर, जैसे रिको क्षेत्र के अंदर अभी लगातार रिको कह रही है भी ये ज़मीन हमारी है, जबकि रिको ने ना तो वो ज़मीन को खरीदा, ना रिको के नाम चली, लेकिन रिको फिर भी मांग कर रही है। इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि उसको किसानों के पास ही रहना चाहिए, रिको इसको नहीं ले। ये 3-4 हमारी मांगे हैं, जिसको हम अभी ज्ञापन देंगे। और बड़े जोर पे हमारे गाँव में लगातार आंदोलन चल रहे हैं और धीरे धीरे करते हुए हम किसान का एक आंदोलन, और 26 तारीख को संयुक्त मोर्चे की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा, ये कहने हैं। राजस्थान राज्य ओबीसी विकास आयोग द्वारा जन संस्कृति सर्किट हाउस में
प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोग द्वारा किए गए कारोबारी जानकारी दी गई। राजस्थान राज्य ओबीसी वित्त एवं विकास आयोग अध्यक्ष पवन गोदारा द्वारा जंक्शन स्थित सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें 2 साल पहले राज्य ओबीसी वित्त एवं विकास आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने पूरे राजस्थान में उन लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम शुरू किया जिन्होंने ओबीसी वित्त एवं विकास निगम से ऋण लिया था। ऋण लेने में उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो, विभाग द्वारा इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। इसके अलावा सुधार की गुंजाइश व भविष्य में क्या नई योजनाएं बनाई जा सकती हैं आदि के बारे में भी आमजन से सुझाव लिए गए। इसी को लेकर ऑनलाइन कार्यक्रम भी शुरू किए गए। इसके माध्यम से आम आदमी चाहे वह लाभार्थियों, अन्य पिछड़ा वर्ग समाज हो या जनप्रतिनिधियों, वे विभाग को सुझाव दे सकते हैं। इस दौरान चुनाव लड़ने संबंधी मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जनता की महत्वाकांक्षा की तरह चुनाव लड़ने की इच्छा हर राजनीतिक कार्यकर्ता की होती है। टिकट मांगना भी हर व्यक्ति का अधिकार है। टिकट देना व काटना आला कमान का काम है। वे भी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और उनकी भी चुनाव लड़ने की इच्छा है। यदि पार्टी ने आदेश दिया तो वे जरूर चुनाव लड़ेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरुण विजय, अश्विनी पारिक, विजय सिंह चौहान, विक्रम सिंह शेखावत सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आयोग जिसका मुझे राजस्थान सरकार ने चयन, उसके माध्यम से हम पूरे राजस्थान के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग की जो जातियाँ हैं उनसे सुझाव लेने का एक कार्यक्रम शुरू करें, जिसका हनुमानगढ़ जिले से जिसकी शुरुआत होगी। इसके माध्यम से ये रहेगा कि निगम है, ओबीसी वित्त विकास निगम है, इसकी अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, जिसके अंदर ऋण योजनाएं हैं, शिक्षा ऋण है, तरह तरह के ऋण की योजनाएं हैं। इन आयोग का हमारा काम है कि इन योजनाओं के अंदर क्या सुधार किया जाए। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने पिछले 4 सालों में जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए सैकड़ों योजनाएं चलाई हैं। 2 साल पहले मुझे राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। चेयरमैन बनने के बाद मैंने पूरे राजस्थान के अंदर लाभार्थी हैं उनसे संवाद का एक कार्यक्रम शुरू किया कि लाभार्थियों ने जिन्होंने हमारे आयोग से, हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम से जिन्होंने लोन लिया, उनको किस प्रकार की सुधार की गुंजाइश है, क्या उनको दिक्कत आई, भविष्य में क्या नई योजनाएं बनाई जा सकती हैं। उन्हीं को लेकर एक ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके माध्यम से आम आदमी, चाहे वो लाभार्थी हो, प्रबुद्धजन हो, अन्य पिछड़ा वर्ग के समाज सेवी हो, जनप्रतिनिधि हो, वो सुझाव दे पाएंगे किस प्रकार से इन जातियों के कल्याण के लिए राजस्थान की सरकार क्या कर सकती है। वर्तमान में जो राजस्थान की सरकार ने पिछले 4 साल के अंदर जो काम किए वो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, बीमा योजना की बात करें, या लंपी के अंदर जो 40,000 रुपये पशुओं को दिए गए, लंपीग्रस्त पशुओं को, वो बात करें, किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, हर वर्ग के कल्याण के लिए राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने सैकड़ों फैसले लिए। तो आने वाले समय में भी, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, आने वाले समय में ये विकास की रफ्तार चलती रहे। विजन 2030 अशोक गहलोत जी ने शुरू किया, जिसके माध्यम से यह प्रयास रहेगा कि किस जनता क्या सोचती है कि उनका राजस्थान कैसा हो, और जनता के विजन के आधार पर ही राजस्थान का विजन बने, राजस्थान का विकास हो। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हर तबके को, हर वर्ग को साथ लेकर चलती है, जाति धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करती। अन्य दूसरे दलों की अगर हम बात करें तो वो भाई को भाई से लड़ाकर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़कर राजनीति करते हैं। कांग्रेस राजनीति को सेवा का माध्यम मानती है। इसी आधार पर हनुमानगढ़ सहित पूरे राजस्थान के अंदर विकास के सैकड़ों काम हुए। इस विकास की कड़ी को सुचारू रखने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता प्रयासरत है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम सबको एक सुंदर राजस्थान देख रहे हैं। आप मीडिया के साथी हो, आपको ही नहीं पता कि यह कार्यक्रम निरंतर 2 साल से चल रहा है। आयोग का अध्यक्ष बनते ही ये कार्यक्रम चालू था। लोगों के सुझाव कम आ रहे थे, इसलिए हमने इसको ऑनलाइन शुरू किया, और पिछले 1 महीने से तो हनुमानगढ़ में ये कार्यक्रम चालू है। तो अगर आप जैसे समझदार, जिस मीडिया पर लोगों की आंखें रहती है, उसी को भी वही अगर अनभिज्ञ है, तो जनता ज्यादा से ज्यादा इससे जागरूक बने, इसके लिए हमने इसको वापस प्रेस वार्ता के माध्यम से, ऑनलाइन प्रमोशन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हनुमानगढ़ के अंदर पिछले 1 महीने से कार्यक्रम चालू है। लोगों को पता नहीं है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चले, इसके अंदर आपकी और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, चुनाव लड़ने की इच्छा तो हर राजनीतिक कार्यकर्ता की होती है, चाहे वो किसी भी दल का हो। टिकट देना, काटना, ये आलाकमान का काम है। हम तो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। मैं 2 बार यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। NSY के माध्यम से राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव मैंने जीता। तो 25-30 सालों से मैं लगातार एक सामान्य परिवार से निकलकर कांग्रेस पार्टी के माध्यम से राजनीति कर रहा हूँ।
तो जो भी पार्टी का फैसला होगा हम तो एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह से उसके साथ हैं। टिकटें किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी ये आलाकमान का काम है। इसके अंदर मांगना हर व्यक्ति का अधिकार है, हर आदमी का अधिकार है, होना भी चाहिए। सरकार से जनता की महत्वाकांक्षा रहती है कि कोई भी सरकार बने तो उसके लिए काम करें। कितने भी काम करें जनता को कम लगते हैं, तो राजनीतिक कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा होती है। तो महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। तो यह सब कुछ हम तो एक समर्पित कार्यकर्ता के हिसाब से पार्टी नेताओं पर आलाकमान करेंगे। जंक्शन पुलिस ने गांव मक्कासर में पानी की बारी के विवाद को लेकर हुई हत्या के आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड मंजूर करवाया है। गांव मक्कासर के चकचार एसटीजी की रोही स्थित खेत में पानी लगाने गए कुलदीप सारण पुत्र महावीर सारण निवासी वार्ड 12 मक्कासर की पीट कर हत्या करने के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को जंक्शन पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड मंजूर करवाया है। पुलिस रिमांड अवधि के दौरान मृतक के रिश्ते के चाचा व मुख्य आरोपी महावीर सारण पुत्र शिवदत्त सारण निवासी वार्ड 12 मक्कासर के अलावा संदीप कुमार उर्फ लवली पुत्र पप्पूराम नायक निवासी वार्ड नंबर 9 मक्कासर एवं काशू उर्फ आकाशदीप पुत्र रणजीत सिंह मजबी निवासी वार्ड 13 शमशान भूमि के पास मक्कासर से पूछताछ कर इस मामले में फरार चल रहे नामजद व अन्य आरोपियों की संलिप्तता का पता लगा उनकी धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना प्रभारी विष्णु खत्री ने बताया कि फरार चल रहे आरोपियों में एक नाबालिग है, पुलिस उसे भी दस्तयाब करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि मृतक कुलदीप सारण व आरोपी महावीर सारण के मध्य खेत में पानी लगाने को लेकर पिछले 3-4 साल से विवाद चल रहा था। 15 तारीख को हुई हत्या की घटना के संबंध में बाद अनुसंधान कल 17/9/2023 को प्रकरण में 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें एक मुख्य अभियुक्त जिसके द्वारा भाड़े के मुलजिमान को बुलाकर घटना कारित कराई गई थी वो महावीर सारण, दूसरा हत्या करने वाला कासू उर्फ आकाशदीप और तीसरा संदीप कुमार उर्फ लवली उर्फ लपा है, जिनको आज पेश न्यायालय किया जाएगा और आगे रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी। हत्या का कारण रहा है कि मृतक कुलदीप सारण का अपने रिश्ते के चाचा महावीर सारण के साथ पिछले 3-4 साल से पानी की बारी जमीन को लेकर काफी विवाद चला आ रहा था और इस चीज को लेकर उनमें आपस में पहले भी खटपट हुई है, जिस संबंध में करीब 2 साल पहले मुकदमे भी दर्ज हुए थे और वर्तमान में करंट कारण इसमें पानी की बारी को लेकर विवाद होना सामने आया था, जिसकी वजह से महावीर सारण द्वारा भाड़े के लड़कों को बुलाकर हत्या करवाना पाया गया। इनके पारिवारिक मुकदमे हैं, कोई मारपीट वगैरह के 3-4 मुकदमे। अभी इसमें अंदर एक बाल अपचारी का नाम और आ रहा है, जिसको भी शीघ्र दस्तयाब कर गिरफ्तार किया जाए। वो अब रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ करके बरामद करेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिला मुख्यालय के विभिन्न विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज शुरू हुआ। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार सोमवार से क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। इसके मास्टर ट्रेनर की ओर से SMC व SDMC सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी सोमवार से 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आगाज किया गया। प्रशिक्षण में संभागियों को SMC व SMDC की वर्ष भर की कार्य योजनाओं की ट्रेनिंग दी गई। प्रधानाचार्य सुनीता यादव ने बताया कि SMC व SDMC सदस्यों की देखरेख में विद्यालय के सभी कक्षों में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, आधुनिक शौचालय का निर्माण करवाया गया, विद्यालय का सौंदर्यीकरण भी करवाया जा रहा है, हॉल पर पेंट करवाया गया, भविष्य में प्रार्थना स्थल पर इंटरलॉक टाइल्स लगाने की योजना है। इसी प्रकार गाँव मक्कासर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सोमवार को आरम्भ हुआ। विद्यालय प्रधानाचार्य सुश्री विनोद ने बताया कि विद्यालय प्रबंधन समिति
समिति की साधारण सभा से संबंधित विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता, अभिभावक, प्रत्येक अध्यापक, कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले जनप्रतिनिधि सदस्य हैं। समिति के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए साधारण सभा के सदस्यों में से 16 सदस्यीय विद्यालय प्रबंधन समिति एवं 23 सदस्यीय विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन में अपनी अपेक्षित भूमिका का निर्वहन कर सकें, इसके लिए गठित समितियों के सदस्यों में जागरूकता उत्पन्न करने तथा उनमें क्षमता विकास करने के उद्देश्य से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के संकुल संदर्भ केंद्रों पर विद्यालय प्रबंधन समितियों के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जो भी इसके नियम निर्देश हैं उनकी आप पालना भी करें, साथ में विद्यालय के साथ आप जुड़ाव रखें और अपने बच्चों को, जो कि आज के समय में आप देखें होंगे इनको नशा बहुत बढ़ता जा रहा है, और एक मोबाइल, बच्चा प्रतिदिन आपसे घर पे ये कहे कि मुझे होमवर्क मिला है मोबाइल, ठीक है, कुछ ऑनलाइन अपने को कंटेंट भेजने पड़ते हैं बच्चों के पास, लेकिन आप नियमित रूप से उस बच्चे की आपकी कस्टडी में लेके, आपकी निगरानी में लेके उस बच्चे को आप चेक करते रहो कि बच्चा मोबाइल में जो उससे संबंधित है, विषय से संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित है, वो ही देख रहा है, अन्य कोई चीज़ को उसमें नहीं देख रहा है। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ संगम सेक्टर 12 विद्यालय में SMC SDMC 2 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया है, जिसमें UCO परिक्षेत्र के विद्यालयों को, जिसमें कि SMC SDMC संचालित हैं, उनके सदस्य गणों को यहाँ बुलाया गया, संभागियों को, और 2 दिवस में ये प्रशिक्षण उनके बारे में बताया जाएगा कि SMC SDMC में क्या क्या कार्य योजनाएं होती हैं पूरे वर्ष भर की, वो उनको ट्रेनिंग यहाँ आज दी जा रही है। प्रत्येक विद्यालय के सभी के अलग अलग हो रहे हैं। यहाँ इस विद्यालय में सभी कक्ष में CCTV कैमरे लगवा दिए गए हैं और आधुनिक शौचालय का निर्माण प्राधीन वो चल रहा है उसका, और विद्यालय के सौंदर्यीकरण के लिए ये पिलर्स भी लगाए गए हैं, जिससे कि विद्यालय का जो एंट्रेंस है वो बहुत ही विद्यालय का उसके विकास में या उसके सौंदर्यीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और अन्य जो भी कार्य हैं वो सुचारू रूप से संचालित। हाँ, बिल्कुल प्लानिंग है कि अभी जैसे इस हॉल का पूरे का पेंट करवाया गया है और पीछे इंटरलॉक टाइल्स का अभी प्लानिंग चल रही है कि बच्चे प्रार्थना सभा के समय इंटरलॉक। हमारे स्कूल में आज SDMC का प्रशिक्षण चल रहा है, जो कि 2 दिन के लिए चलेगा, जिसमें अंडर PO जितने भी स्कूल हैं उसमें SDMC के जितने भी मेंबर्स बने हुए हैं उनको आज यहाँ बुलाया गया है। उनको एक हमारे मास्टर ट्रेनर हैं जो कि ऑफिस से नॉमिनेटेड हैं, वो इनको 2 दिन का प्रशिक्षण देंगे भी आपको स्कूल में अगर नॉमिनेट किया गया है एज SDMC मेंबर तो आपको वहाँ पे क्या क्या काम करने हैं। इसमें ये भूमिका होती है कि स्कूल का जितना भी डेवलपमेंट है उन सब पे इनकी नजर होती है। मतलब इवन आप स्कूल में अगर कोई चीज खरीद रहे हो, छोटी सी चीज भी खरीद रहे हो, तो उन बिलों पे भी इनके साइन होंगे, कैश बुक में भी इनको सब पता होता है कि भी ये रुपया यहाँ खर्च हो रहा है। स्कूल में अदर कोई भी अगर समाज सेवक भी कोई काम करा रहा है तो भी वो इनकी नजर में होता है। बच्चों की पढ़ाई है, हर चीज से रिलेटेड इनके संज्ञान में होती है। टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके ये स्कूल के डेवलपमेंट में अपना सहयोग करते हैं। विकास कार्य में हमारे कंस्ट्रक्शन का भी काफी काम हुआ है, जैसे मॉडर्न टॉयलेट वगैरह भी बन रहे हैं, और अपने टीम में भी बहुत अच्छा जैसे कर रही है। जैसे अभी राज्य स्तर पे 10 बच्चे अपने सिलेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, 17 वर्षीय और 19 में, और अभी 14 वर्षीय टूर्नामेंट होने बाकी हैं। और पढ़ाई में भी बहुत अच्छे बच्चे ला रहे हैं, और भी कोई कंपटीशन है तो उनमें भी 1st, 2nd, 3rd कुछ न कुछ स्थान बच्चे अपने स्कूल के जरूर ले रहे हैं। रोडवेज के सेवानिवृत्त चालक परिचालकों ने ओवर टाइम वीकली रेस्ट की बकाया चल रही राशि के भुगतान की मांग को लेकर आगार प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। समझौते में 5 का पल्ला स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। इनकलाब जिंदाबाद। कर्मचारियों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। रोडवेज से सेवानिवृत्त चालक परिचालकों ने ओवर टाइम, वीकली रेस्ट, GH आदि के बकाया का भुगतान करने संबंधी हुई सहमति की क्रियान्वित करवाने की मांग की है। इस संदर्भ में उन्होंने राजस्थान रोडवेज सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण समिति के बैनर तले सोमवार को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर के प्रबंध निदेशक के नाम मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि निगम के अनेक चालक परिचालक 10-15 वर्षों से रिटायर
रिटायर होते आ रहे हैं, इनको रिटायरमेंट के साथ ही ओवर टाइम, वीकली रेस्ट तथा जीएच का भुगतान हो जाना चाहिए था, परंतु अभी तक नहीं हुआ है। अभी भी भुगतान किए जाने के स्थान पर मात्र भुगतान का हिसाब तैयार किए जाने की बातें की जा रही हैं। इनको रिटायरमेंट के साथ ही ओवर टाइम, वीकली रेस्ट तथा जीएच का भुगतान हो जाना चाहिए था, परंतु नहीं हुआ। अभी भी भुगतान किए जाने के स्थान पर मात्र भुगतान के हिसाब किताब तैयार किए जाने की बात की जा रही है, जबकि अनेक सेवानिवृत्त कर्मचारी उम्र अनुसार काल कलवित भी हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों 5 सितंबर की प्रस्तावित रोडवेज बसों की हड़ताल वापस लिए जाने पर रोडवेज मैनेजमेंट से बिंदु संख्या 5 में सेवानिवृत्त चालक परिचालकों की ओवर टाइम, वीकली रेस्ट, जीएच आदि के बकाया भुगतान का हिसाब तैयार कराने पर सहमति हुई थी, लेकिन अभी तक इसका हिसाब किताब तैयार नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि समिति पत्र में कुल 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड आवंटित किया गया है, जो सभी प्रकार के त्वरित भुगतान के लिए पर्याप्त है। उन्होंने सहमति अनुसार किए जाने वाले भुगतान के प्रथम फेज में ही सेवानिवृत्त चालक परिचालक तथा अन्य कर्मचारियों के ग्रेजुएटी, ओवर टाइम, वीकली रेस्ट, जीएस तथा बकाया ब्याज का भुगतान नगद करवाने की मांग की है। इस मौके पर समिति उपाध्यक्ष रणजीत सिंह, सचिव दूलीचंद सहित अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारी मौजूद रहे। आज जो हमारा ये मांग पत्र दिया है हमने, वो रिटायरमेंट कर्मचारियों का बकाया भुगतान के बाबत दिया है, जिसमें 98 से हमारा ओवर टाइम बाकी है, नाइटें बाकी हैं, वीकली रेस्ट है वो बाकी हैं, और आज तक जीएच है वो उनका पेमेंट बाकी है। ये सब प्रक्रिया जो थी पूर्व के जो यहाँ डिपो मैनेजर सब जगह रहे हैं, उनके द्वारा ये पैदा गई स्थिति है। उन्होंने क्या किया कि हमारा डिपो खाली नहीं जाए, हमारा डाउन नहीं जाए, हमारी इनकम डाउन नहीं जाए, इसलिए उन्होंने ये रोक लगाते रहे। धीरे धीरे वो आज ये स्थिति बन गई है कि 98 से जो ओवर टाइम है वो पूरा बकाया पड़ा है। अभी जो समझौता है उसमें इन्होंने दिया है कि हम उनका रिकॉर्ड बनाएंगे, हिसाब कराएंगे, लेकिन हिसाब कराने वाले कुछ भी बात नहीं है, क्योंकि कोर्ट भी कह रहा है कि अभी इनका पेमेंट बना के दो, लेकिन आज दिनांक तक कोई पेमेंट बना के नहीं दे रहे। और बनाने की बात यह ओवर टाइम बनाने की बात है, मैं आपको दिखाऊं कि ये कहते हैं आप बनाओ। आज कर्मचारी 15 साल पहले रिटायरमेंट हो गया, वो ओवर टाइम का रिकॉर्ड कहाँ से लेगा? कहाँ से लेगा रिकॉर्ड? इनके पास रिकॉर्ड नहीं है। अगर आरटीए दोबारा मांगते हैं तो रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होता, तो जो कर्मचारी है वो बना के कहाँ से देगा? पूर्व में जो ओवर टाइम दिया जाता था तो समय पालक शाखा और प्रबंधक वित्त द्वारा फार्म भरे जाते थे और ओवर टाइम क्लियर करके और कर्मचारी को दिया जाता था, लेकिन वो उसके बाद में बंद से 98 से बंद है। वो आज जो कर्मचारी है वो कहाँ से बना के दे रहे हैं? उनके पास कोई सबूत नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं जो सबूत है रोडवेज के पास है, जल्दी शीघ्र ओवर टाइम बना के, और जो भी पेमेंट आज तक काफी सालों तक का बना हुआ है बाकी बना के दे, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। परमानंद शास्त्री मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा टाउन स्थित आनंद भवन में मंगलवार रात्रि को सांस्कृतिक भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। परमानंद शास्त्री मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से टाउन के सेक्टर नंबर 3 स्थित आनंद भवन में मंगलवार रात्रि 8 बजे दिव्य सांस्कृतिक भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। आयोजन के संदर्भ में सोमवार को जंक्शन में ट्रस्ट सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोजन के पोस्टर का विमोचन किया गया, साथ ही ट्रस्ट सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गयी। पंडित विजयानंद शर्मा ने बताया कि भजन संध्या में संगीत सम्राट डॉक्टर गोपाल पिलानी, सुर सामग्री, गायक मनीषा शाडिनले, गायक कलाकार नियाज, बांसुरी वादक मोहित नामदेव सहित अन्य कलाकार भाग लेंगे। आज दिव्य सांस्कृतिक संध्या भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजन कल 19 तारीख को शाम को 8 बजे हनुमानगढ़ टाउन में सेक्टर नंबर 3 में आनंद भवन में रखा गया है। इसी संदर्भ में परमानंद शास्त्री स्मृति मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा एक मीटिंग बुला करके ये कार्यक्रम रखने का निर्णय किया गया और इसका पोस्टर विमोचन भी आज किया जा रहा है। ये प्रोग्राम 19 सितंबर मंगलवार को आनंद भवन सेक्टर नंबर 3 हनुमानगढ़ टाउन में रखा गया है। इसमें सांस्कृतिक भजन के, क्लासिकल म्यूजिक के कलाकार बाहर से श्री गोपाल जी आ रहे हैं पिलानी से, सुर साम्राज्ञी श्रीमती मनीषा शाडिनले आ रही है साधुपुर से, गायक कलाकार श्री नियाज जी आ रहे हैं चूरू से, बांसुरी वादक श्री मोहित जी आ रहे हैं उदयपुर से। इस तरह से विभिन्न कलाकार, राष्ट्रीय कलाकार पधारेंगे और दिव्य सांस्कृतिक भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। तो इसी के संदर्भ में आज हमने ये पोस्टर विमोचन किया है। शहरवासियों से अपील है कि वो सभी अधिक संख्या में सभी देश और राष्ट्र की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए जो भजन संध्या का दिव्य प्रोग्राम हो रहा है इसमें भाग लें और लाभ उठाएं।
गांव मक्कासर स्थित श्री गुरुद्वारा साहिब में आज नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। गांव मक्कासर स्थित श्री गुरुद्वारा साहिब में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा के सेवादारों ने बताया कि नेत्र शिविर में 204 रोगियों के नेत्रों की जांच की गई। इस दौरान उन्हें निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। गुरुद्वारा सेवादारों ने बताया कि गुरुद्वारा में लगाया गया ये 15वां कैंप है। इससे पहले भी 14 कैंप लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी निर्धन परिवारों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाते रहेंगे। आज श्री आर्यन समिति मक्कासर और श्री गौ सेवा दल द्वारा मक्कासर श्री गुरुद्वारा साहिब में आंखों का निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया, जिसमें 204 नेत्र मरीजों की जांच की गई, जिसमें लगभग 35 जनों को जो है ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट किया गया है और बाकी लोगों को निःशुल्क दवाइयां वितरण की गई है। और ये लगभग 15वां कैंप समिति द्वारा लगाया गया है। इससे काफ़ी लोगों को फायदा मिला है और आगे भी ऐसे कैंप लगते रहेंगे। इस तरह का विचार आया है कि काफ़ी जैसे मरीज हैं जो जा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए डॉक्टर यहाँ श्री गंगानगर अंध विद्यालय से आए हैं, श्री विष्णु जी और उनकी पूरी टीम। उन्होंने यहाँ पर अपनी सेवाएं दी हैं और आर्यन समिति मक्कासर श्री गौ सेवा दल के सदस्य सभी ने अपनी बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज श्री जगदम्बा धर्मांध चिकित्सालय अंध विद्यालय श्री गंगानगर की ओर से आर्यन समिति की ओर से मक्कासर गांव में निःशुल्क आंखों की जांच का कैंप लगाया गया, जिसमें जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क दवाइयां दी गई और लगभग 40 से एक मरीज हैं जिनका निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण श्री जगदम्बा धर्मांध चिकित्सालय अंध विद्यालय श्री गंगानगर में किया जाएगा। उनको चिकित्सालय के वाहन द्वारा मक्कासर गांव से लेके जाएंगे और ऑपरेशन के बाद में वापस यहीं छोड़ के जाएंगे। मरीज का और उनके रहने का, खाने पीने की सारी व्यवस्था अंध विद्यालय द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।